सभी डीएलएड साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी का 2017 प्रीवियस पेपर पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी डीएलएड प्रशिक्षु ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने भाई बहन या जितने भी डीएलएड 2019 बैच से हैं उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। और फ्रेंड देखिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस यानी वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इन 2017 इन सब्जेक्ट का पेपर आपने नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को चैनल को विजिट करना है या फिर आपको कमेंट्स बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और जितनी भी पीडीएफ है मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हिंदी सब्जेक्ट होता है 25 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बार बार ये कमेंट्स आ रहा है कि क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न केवल आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता है। ऑप्शन किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी इंसान अल्लाह खां, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, और बहुत ही महत्वपूर्ण, आई थिंक आप सभी को याद भी होगा। रानी केतकी की कहानी के जो रचयिता हैं वो है इंसान अल्लाह खां। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। सेकंड जो क्वेश्चन है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग है कवियत्री, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर कवि शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कवि शब्द का स्त्रीलिंग है हर बार ये पूछा जाता है, या आप कह सकते हो किसी भी कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कवि का स्त्रीलिंग है यहाँ पे हो जाएगा कवियत्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। तीसरा जो है कि व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? प्रतिज्ञा, संख्या, बोली, भाषा। तो व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याकरण में वचन का सही अर्थ जो होता है वो होता है संख्या, क्योंकि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी हमें जब संख्या का एक से एक रहता है तो हम उसे एक वचन कहते हैं, दो रहता है तो द्विवचन कहते हैं, और दो से अधिक संख्या रहता है फिर उसको हम बहुवचन कहते हैं। तो इस प्रकार व्याकरण में वचन का सही जो अर्थ होता है वो होता है संख्या। अगर हम बात करें यहाँ प्रतिज्ञा दिया है तो ये कुछ व्याकरण के अर्थ में नहीं होता है, लैंग्वेज सिंपल आम बोलचाल में बोला जाता है आपका वचन, प्रतिज्ञा। तो इस तरीके से व्याकरण में अगर हम बात करें वचन का सही अर्थ जो होता है वो होता है संख्या। फोर्थ प्रश्न है कि अच्छाई, मानवता, बचपन किस संख्या के उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। क्योंकि आप सभी को पता है अच्छाई, मानवता, बचपन, बुढ़ापा ये सभी क्या है? भाववाचक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? कैसा, लाल, तिकोना, थोड़ा। तो यहाँ पर जो परिमाण यानी हम जिसको हम नाप तोल कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी थोड़ा, ठीक है। अगला जो देखिए अति लघु स्टार्ट होता है। अति लघु जो प्रश्न होते हैं वो 1-1 नंबर के होते हैं। बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं वो भी 1-1 नंबर के होते हैं। फिलहाल यहाँ पे 6 नंबर पूछा है कि प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। प्रचार और प्रसार। प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द हैं प्रचार और प्रसार, ठीक है। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता है उपसर्ग जो होता है वो शुरुआत में लगता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर शुरू में जो प्र है वो क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। यहाँ पे प्रत्यय यानी लास्ट में जोड़ता है। प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं और उपसर्ग की भांति एक नवीन यानी एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे लौकिक में, मित्रता में, यानी लौकिक में क्या जुड़ा है? एक, मित्रता में क्या जुड़ा है? प्रत्यय, तो ता। इस तरीके से भी पूछ सकता है लौकिक में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? एक, मित्रता में कौन सा प्रत्यय है? तो ता, ठीक है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत और तदित प्रत्यय। हमने उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड आप सभी को वीडियो भी प्रोवाइड किया था। अगला देखिए 8वां प्रश्न है कि काल कितने प्रकार के होते हैं? तो जो काल के प्रकार होते हैं यानी टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल।
सिंपल है। अगला जो 9वां प्रश्न है कि अनुकरण वाचन किसे कहते हैं। अनुकरण जैसे बाल विकास में आपने पढ़ा भी, जो बालक दूसरे अपने माता पिता अभिभावक को देखकर जिस प्रकार उनकी नकल करता है उसी को हम अनुकरण कहते हैं। अनुकरण वाचन किसे कहते हैं, तो अध्यापक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे उसका प्रयोग करते हैं उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। 10वां प्रश्न है मौन वाचन के 2 उद्देश्य लिखिए। मौन वाचन के उद्देश्य यानी मौन वाचन व्यक्ति दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना कर सकता है। अवकाश के क्षणों का उपयोग करने की दृष्टि से मौन वाचन बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जैसे कि क्लासरूम में जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीचर नहीं आ रहा है तो आप उस टाइम उस समय का लाभ उठा सकते हो और आप मन में कुछ भी पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से इसके 2 उद्देश्य हो जाते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हो और व्यक्ति विशेष को संबोधित करता है वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में कहा जाता है इनके लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, ठीक है, जैसे बोलने वाला, जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष जिसे बोला जाए जैसे तू, तुम, आप। अन्य पुरुष जिसके लिए बोला जाए वह, वे, उसने। तो पुरुषवाचक जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी मैं, हम, अपने लिए। मध्यम पुरुष किसी मतलब जिसको बोला जाए, और अन्य पुरुष जिसके विषय में बोला जा रहा है। तो ये क्या होते हैं, पुरुषवाचक के 3 प्रकार होते हैं। तो ये लघु अति लघु पूरा समाप्त हो गया। यहाँ से लघु उत्तरी स्टार्ट हो गया। तो इसमें सबसे पहला देखिए प्रश्न है कि गद्य और पद्य में अंतर लिखिए। गद्य आप सभी को पता है निबंध, पद्य क्या होता है, कविता। तो दैनिक व्यवहार में गद्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने भावों एवं विचारों को प्रायः गद्य में ही अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। दूसरे के भावों एवं विचारों का बोध गद्य के द्वारा ही सरलता से होता है। गद्य की वाक्य रचना में अर्थ तत्वों की प्रधानता होती है और भाषा व्याकरण समस्त और एवं व्यवस्थित होती है। पद्य में अनुभूति की मतलब अनुभव उससे होता है जो कविता होता है, ठीक है। पद्य का संबंध संवेदना, भाव, रागात्मक एवं कल्पना से है। गद्य और पद्य में अंतर अगर हम पॉइंट टू पॉइंट जाने तो सबसे पहले गद्य में वाक्य विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है, वहीं पद्य में इन सब का पालन नहीं किया जाता है। सेकंड, पद्य में गति एवं लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में इसकी भूमिका कोई नहीं होती, क्योंकि जो हम कविता पढ़ते हैं एक लय से पढ़ते हैं, लेकिन जो अभी जस्ट हम ये पढ़ रही है क्या है, गद्य में आता है। थर्ड, पद्य की रचना छंदबद्ध अथवा छंदयुक्त होती है, लेकिन जो गद्य होता है उसमें छंद या आप कह सकते हो छंदबद्ध छंदयुक्त नहीं होती, इसका यूज नहीं किया जाता है। 13 प्रश्न है कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन, चित्र पाठन, बच्चों को चित्रों का ज्ञान प्राप्त कर उनसे संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। कहानी पाठ यानी बच्चों को गृह कार्य के रूप में कहानी बनाकर लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, कविता पाठ यानी कविता पाठ द्वारा बच्चों के उच्चारण, अक्षर, अभिव्यक्ति तथा मस्तिष्क का विकास होता है। अभिनय तथा अनुसरण यानी बच्चों को अभिनय के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, इससे बच्चों के उच्चारण में सुधार होता है। वाद विवाद यानी वाद विवाद द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है और जो भी बच्चों की झिझक संकोच होता है वो समाप्त हो जाता है। तो ये क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन, चित्र पाठन, कहानी पाठ, कविता पाठ, अभिनय तथा अनुसरण और वाद विवाद। 14 प्रश्न की कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। कहानी शिक्षण की क्या उपयोगिता है, जो कि बहुत इजी की प्रश्न है, आप इसका आंसर आसानी के साथ कर सकते हो। कहानी शिक्षण के महत्व को इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। सबसे पहले, कहानी शिक्षण से ज्ञान की वृद्धि होती है, ठीक है। कहानी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। कहानी अभिव्यक्ति सृजनात्मक तथा अर्थ ग्रहण का विकास करती है। कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। कहानियाँ विद्यार्थियों को गद्य पढ़ने के लिए उत्साहित करती है। कहानियाँ विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करती है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कहानी जो होता है वो एक मानव जीवन से रिलेट करके पूरा उसमें बताया जाता है किस तरीके से मानव जीवन अपनी लाइफ को जीते हैं। इससे क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति कहानी को पढ़ता है तो
उसे अपने आप से रिलेट कर लेता है, अपने जो कहानी होता है वहाँ पर अपने आप को रख लेता है। तो इस कारण जो कहानी होता है वो बहुत ही आसानी के साथ याद भी हो जाता है, ठीक है, ज्ञान की वृद्धि भी होती है और इससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास भी होता है, अभिव्यक्ति सृजनात्मक अर्थग्रहण विकास होता है, मनोरंजन का क्या है एक साफ सुथरा साधन है और गद्य पढ़ने के लिए उत्साहित भी करती है और सबसे महत्वपूर्ण की कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। तो ये कहानी शिक्षण की उपयोगिता या आप कह सकते हो उद्देश्य हैं इनके। 15 नंबर प्रश्न है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। देखिए क्रिया विशेषण की क्या परिभाषा होती है। तो जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह चलता है, तो वह चलता है किस तरीके से चलता है, तो धीरे धीरे चलता है, यानी क्या, यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, उसे ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी चलता तो है लेकिन किस तरीके से चलता है, धीरे धीरे। वह तेज तेज चलता है, तो तेज तेज क्या है, क्रिया यानी चलने की विशेषता बता रहा है, यानी वो तेज तेज चलता है। तो इस तरीके से इस वाक्य में क्या है, चलना क्या है, क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ याद हो गया होगा क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। अगला सेक्शन प्रश्न है कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। संबंधवाचक सर्वनाम का जो डिफिनेशन होता है, वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने के लिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिस, तिस, जिन आदि, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसका काम ऊंचा उसका नाम ऊंचा, जो जागता है वह पाता है, जो सोता है वह खोता है। इन वाक्यों में जो जिसका संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला जो प्रश्न है 17 की, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बहुव्रीहि समास यानी जिस समास में दोनों पदों के द्वारा तीसरे का बोध हो और दोनों पदों में कोई पद प्रधान न हो उसे ही हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। यह समास संज्ञा तथा विशेषण बनाते हैं या दोनों पद संज्ञा हो सकते हैं। जब इसका विग्रह किया जाता है तब दूसरे पद के जिसके रूप में कारक आते हैं केवल कर्ता और संबोधन नहीं आते। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात आप कह सकते हो शिव जी। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर यानी गणेश। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ, और बहुव्रीहि समास जो होता है ज्यादातर देवताओं से ही रिलेट करके पूछता है, तो आसानी के साथ इसको कर सकते हो। लास्ट हिंदी का प्रश्न है कि उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्यय तथा उपसर्ग में क्या अंतर है। उपसर्ग की परिभाषा जो अविकारी शब्द किसी सार्थक शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। परिवर्तन क्या होता है कि किसी शब्द के लास्ट में जुड़कर उसमें एक नवीन अर्थ ला दे उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंट है। मुख्य उपसर्ग जैसे कि अप, अनु, अव, अभि, आ, कु, दुर, नीर, प्र, प्रति, वि, सह, ये सभी क्या है, उपसर्ग है। जैसे कि अप से देखिए अपव्यय, अपमान, अपवाद, अनुशय, अनुगामी, अनुरागी, अनुवाद, और मितार जोड़ेंगे अवतार, अवगुण, अभिमान, अभ्युदय, आजन्म, आगमन, कुसंग, कुमार्ग, दुर्जन, दुराचार, दुरुपयोग, निर्दोष, निर्धन, प्रवाद, प्रकोप, प्रख्यात, प्रमुख, प्रतिनिधि, प्रतिमाश, विजय, विमल, विनय, विदेश, सहचर, सहगामी। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। प्रत्यय की परिभाषा जो शब्दांत सार्थक शब्दों के अंत में जुड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मित्र में ताप प्रत्यय जोड़ने पर मित्रता, धन में वान प्रत्यय जोड़ने पर धनवान। प्रत्यय के प्रकार जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तदित। यानी कृदंत प्रत्यय क्रिया के अंत में जो शब्दांश लगाए जाते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई, हट, बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद कर लीजिएगा। यानी क्रिया के अंत में जो शब्दांश लगाए जाते हैं वे कृदंत कहते हैं। जैसे कि ई, हट, वट, पा, ता, आस, त्व, या, हुआ, ये सभी क्या है, कृदंत प्रत्यय। तदित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के आगे जुड़कर नए शब्द तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अर, ठीक है, हरा, त्व, पा, ई, या, यू, ता, ये सभी क्या है, तदित प्रत्यय है। तो फ्रेंड्स ये 2017 का पूरा पूछा हुआ प्रश्न जो कि बहुत ही आसानी के साथ आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में, इंग्लिश की क्लास। और आज की इस वीडियो मतलब जो इंग्लिश का क्लास रहेगा, कल हमने 2017 का क्वेश्चन देखे थे और आज हम 2018 प्रीवियस पेपर पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। और ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सिंपल आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको सिंपल सर्च करना है अपडेट विद काजल, या फिर उसका लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।